Welcome to the new topic of Arbitration and Conciliation Act 1996. And here I am with another topic that is from Section 17, that is Interim Measures by Tribunal. आज हम कवर करेंगे सेक्शन 17 को, जिसमें हम देखेंगे कि क्या ट्रिब्यूनल के पास कौन कौन सी पावर है इंटरिम मेजर्स लेने की. एंड अनदर वी विल सी सेक्शन 20 which says time and place of hearing. Both are very different topics, very different sections, but we are covering in the same session ताकि आपका syllabus जल्दी cover हो, because the exams are coming very nearer and the students who have started this preparation of this act kindly pay attention, don't skip any session. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17 से. सेक्शन 17 बात करता है बच्चे that while section 9 provides for taking the interim measures by the court. हमने जब सेक्शन 9 किया था इफ यू नो, तो उसमें मैंने बताया था कि कोर्ट के पास पावर होती है कि वो while the proceedings are going with arbitration, जब arbitration में proceedings चल रही हैं तो कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं. दे कैन पास एन इंटरिम मेजर. इंटरिम मेजर दे सकते हैं इफ आफ्टर सीइंग ऑल द कंडीशन एंड इफ दे थिंक यस इट इज वेरी मच नेसेसरी कि कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए. तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ये पावर दी गई है कोर्ट को in certain matters. But here today we will see that section 17 provide करता है that for taking of interim measures कौन ले? by arbitral tribunal. अब कोर्ट नहीं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है कि वो जैसे सेक्शन 9 में ये कोर्ट के पास पावर थी, ऐसे सेक्शन 17 में इंटरिम मेजर्स पास करने की पावर होती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास. राइट बच्चे? and that is in respect of what? in respect of subject matter of the dispute का जो मेन सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड ही, बस फालतू कोई चीज नहीं, सिर्फ उसी से रिलेटेड ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई इंटरिम मेजर पास कर सकती है. अगेन आई एम सेइंग सेक्शन 17 में रिलेटेड टू ओनली द सब्जेक्ट मैटर ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर है ऑफ पासिंग द इंटरिम मेजर. राइट स्टूडेंट्स? Moving to the another thing that according to section 17(1), अब आ जाती है सेक्शन 17 का क्लोज 1. क्लोज 1 बात करता है that parties may by dash, parties किस चीज से? by agreement. देखिए हमने सेक्शन 17 में बात करी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन पास एन इंटरिम मेजर, बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर पार्टीज एग्रीमेंट से ये चीज एक्सक्लूड कर दे, दैट एक्सरसाइज ऑफ सच पावर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये पावर एक्सरसाइज नहीं करेगी, या हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के इंटरिम मेजर को एक्सक्लूड करते हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को हम ये पावर लेने से मना करते हैं बाय एग्रीमेंट एंड बोथ द पार्टीज आर एग्रीइंग टुवर्ड्स दिस थिंग. तो इसमें क्या होगा? सेक्शन 17 एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि एग्रीमेंट के द्वारा पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो ये इंटरिम मेजर पास करेगा उस चीज को एक्सक्लूड कर सकती हैं. All right, बच्चे, section 17 although gives arbitral tribunal the power of passing an interim measure, but if parties don't agree towards that thing कि arbitral tribunal pass करे, they can also exclude it. Okay, now section 17 clause 2. section 17 clause 2 हमें बताता है that जो ट्रिब्यूनल है उसके पास क्या पावर है? It empowers the tribunal to dash the furnishing of, टू ऑर्डर द. ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है किस चीज का? कि फर्निश करिए एडिक्वेट सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी बाय अ पार्टी सिक्योरिटी दे फॉर कैरिंग आउट एन इंटरिम मेजर, कि वो इंटरिम मेजर जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने पास किया है उसको फॉलो करेगी और उसको कैरी आउट भी करेगी. सपोज कीजिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि जो ये लैंड है जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है, अभी इससे रिलेटेड कोई भी डीलिंग या सेल वगैरह नहीं होगी, अभी यहीं के लिए रोक दी जाए. तो अगर किसी पार्टी का उनको लगता है कि पार्टी फिर भी सेल कर देगी या हमारा ऑर्डर नहीं मानेगी, वो पहले ही पार्टी से क्या ले लेंगे? सिक्योरिटी ले लेंगे. सिक्योरिटी जमा करवाइए एज अ फाइन कि अगर आप लेटर ऑन हमारे इंटरिम मेजर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी को हम जब्त कर लेंगे. राइट बच्चे? वेरी इजी. देन द नेक्स्ट थिंग हेयर इट सेज इफ देयर आर डैश बिटवीन द पार्टीज के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं, if there are any differences between the parties,
विच आर रेफर्ड टू आर्बिट्रेटर, जो कि आर्बिट्रेटर के पास गए हैं। ऑब्वियसली जब पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिफरेंस होता है, तभी वो आर्बिट्रेटर के पास जाता है, right? So if that is between any party, conclusion is to be made by him only. उस डिफरेंस से रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस से रिलेटेड ऑर्डर होगा, डिसीजन होगा, कंक्लूजन होगा, उसको कौन करेगा? हिम मींस आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के पास ही पावर है, हिम इज एयर आर्बिट्रेटर, कि वो उससे रिलेटेड कंक्लूजन को पास करे, राइट बच्चे? एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट बाय डैश इट इन टर्म्स, किसके थ्रू वो कंक्लूजन पर आएगा? बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड। डिसीजन या अवार्ड पास करेगा। दो पार्टीज के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, उस चीज से रिलेटेड जो भी डिसीजन कंक्लूजन आएगा, वो एक अवार्ड के थ्रू आर्बिटर पास करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को आपको स्किप नहीं करना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है एग्जाम में। क्या? ही कैन नॉट डेलीगेट दिस फंक्शन, मीन्स जो ये अवार्ड देने का फंक्शन है, अवार्ड देने की जो ये पावर है, दैट पावर कैन नॉट बी गिवन टू एनी अदर पर्सन। आर्बिट्रेटर ये पावर किसी और पर्सन को दे ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टीज ने, देखिए, आप पर विश्वास करके, दोनों पार्टीज ने विश्वास करके आपको एज अ थर्ड पर्सन, अनबाइज्ड पर्सन चुना है, कि जो भी आप फैसला सुनाओगे दोनों पार्टी स्वीकार करने के लिए रेडी है। बट अगर आप ये कह दो कि हाँ ठीक है, मैं आपके लिए ऑर्डर पास कर दूंगा, लेकिन जिस दिन ऑर्डर पास करने की बात आई, आप भी किसी और को कह देते हो कि जरा इन पार्टीज के बीच का ये डिफरेंस था, इसको सॉल्व करना। व्हाई? बिकॉज पार्टीज हैव चूजन यू, व्हाई यू आर चूजिंग समवन। सो आर्बिट्रेटर ये फंक्शन किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। अगर वो पावर इंजॉय करना ही नहीं चाहता, वो डिसीजन देना ही नहीं चाहता, तो उसको स्टार्टिंग में मना कर देना था कि मैं एज एन आर्बिट्रेटर रोल प्ले नहीं करूंगा। बट अगर वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो चुका है, उसके सामने पूरे मैटर डिस्क्लोज हो चुके हैं और टाइम अवार्ड देने की आ गई है, तो उस टाइम पर वो अपने फंक्शन को डेलीगेट नहीं करेगा, राइट बच्चे? बट येस, वन थिंग इज गिवन हेयर फॉर यू, ही मे ऑब्टेन लीगल डैश इन मेकिंग एन अवार्ड। लीगल एडवाइस या लीगल कोई भी ऐसा राय जो दूसरे पर्सन से उसको लेनी है, कि मुझे थोड़ी असिस्टेंस प्रोवाइड कर दीजिए, हेल्प प्रोवाइड कर दीजिए इस कंक्लूजन पे आने की, मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ये जो अवार्ड दूंगा सही दूंगा? तो उस चीज से रिलेटेड आप एडवाइस, असिस्टेंस, हेल्प ले सकते हो, बट आप पावर टू मेक एन अवार्ड, टू मेक अ डिसीजन किसी और को नहीं दोगे। ऑल राइट बच्चे, very important thing, I hope you are understanding it very well. Next, with this section 17 further talks about one thing, the tribunal has to treat the parties with dash, with equality. ट्रिब्यूनल का काम है कि दोनों पार्टीज को इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए। दे शुड बी गिवन फुल फ्रीडम, उनको पूरा टाइम, फुल फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो अपने अपने केस को खुलकर बात करें, कि पहले पार्टी ए पूरा अपना साइड बोलेगी, फिर पार्टी बी को भी टाइम देना चाहिए कि आप भी अपना पक्ष रखिए। अगर आप एक ही पार्टी के फेवर में रहेंगे, दैट इज नॉट द प्रॉपर थिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस सिर्फ फॉलो करना नहीं, होता हुआ भी दिखना चाहिए, राइट? अब बात करते हैं सेक्शन 20 की। ध्यान से देखना है बच्चे, सेक्शन 20 बात करता है टाइम एंड प्लेस, राइट? टाइम एंड प्लेस शुड बी फिक्स्ड फॉर हियरिंग, पहले से ही फिक्स किया जाना चाहिए कि इतने बजे इस दिन यहाँ पर फैसला सुनाया जाएगा, कि या दोनों पार्टीज की हियरिंग यहाँ होगी। एंड रिगार्डिंग दैट, नोटिस शुड बी गिवन टू द पार्टीज, पार्टीज को पहले से ही एक नोटिस प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए कि both the parties will come on this day at this time and at this place, we will sit here, हियरिंग स्टार्ट होगी, और दोनों ही पार्टीज को नोटिस मिलने के बाद ये नॉलेज परफेक्ट हो जानी चाहिए कि इस दिन हमें मिलना है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग व्हाट दिस सेक्शन सेज, that section 20 indicates that parties are dash to agree on, parties free हैं, completely they are free. What free? Parties are free to agree on the place of arbitration. Parties बिल्कुल free हैं कि वो कोई भी place पर agree कर सकते हैं, आप उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। Next,
फेलिंग टू सच एग्रीमेंट, लेकिन अगर वो फ्रीली एग्री नहीं हो पा रही हैं, एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा कि इस दिन या इस प्लेस पर हमें मिलना है, दूसरी पार्टी कोई और प्लेस कह रही है, दूसरी पार्टी कोई और प्लेस कह रही है, तो डिसीजन रिगार्डिंग दैट डिसएग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फिर उसकी जगह आकर प्लेस डिसाइड करेंगे आफ्टर गिविंग ड्यू डैश टू द सर्कमस्टांसेस, आफ्टर गिविंग ड्यू कंसीडरेशन टू द, दोनों ही पार्टीज की जो भी प्रॉब्लम्स उनको सुनेंगे कि वो उस प्लेस पर राजी क्यों नहीं हो रहे हैं, वो वहां पर क्यों नहीं आ सकती हैं, डिस्टेंस काफी दूर है, ये सब चीजें देखने के बाद फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक फैसले पर आएगी कि हमने ये प्लेस डिसाइड किया है। ओके, तो आपको सर्कमस्टांसेस भी और कन्वीनियंस भी दोनों ही देखनी पड़ेंगी, जहां पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगे कि यहाँ दोनों पार्टीज के लिए एक इक्वल प्लेस है और दोनों ही पार्टीज की इसमें सहमति होगी। Perfect बच्चे, so with this section 17 and 20 of Arbitration and Conciliation Act we have completed, and I hope you understood it very well. In next session we will start with another one. Till then, keep reading, keep studying. Thank you.